हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 7 के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि वनों के बारे में पढ़ेंगे कि वन का यूज़ कैसे कैसे होता है और कौन से एरियाज़ में कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वनस्पति और वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों को क्या जानना है वनों के बारे में। क्या है वन? हमारी क्या है? जीवन रेखा। ठीक है, आज हम लोग जानते हैं कि क्या है वन के बारे में। देखते हैं, आइए चलिए। तो वनों का शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि वनस्पति क्या होता है ना। तभी तो हम लोग पहचानेंगे कि क्या है नहीं है। तो वनस्पति देखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को पूछती हूँ, बताइए कि वनस्पति विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? बताइए। वेरी गुड, थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए, वनस्पति जो है बहुमूल्य संसाधन है, यानी कि इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है, बहुमूल्य मतलब कि बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। क्या देते हैं? लकड़ी देते हैं, लड़की नहीं। ठीक है ना, लड़की थोड़ी ना, पेड़ पौधा से लड़की थोड़ी ना मिलती है, लकड़ी मिलती है। लकड़ी देते हैं और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और फल, गोंद, कागज, मतलब देखिए अलग अलग प्रकार के वन होते हैं और अलग अलग प्रकार से हमें अलग अलग चीज की प्राप्ति होती है ना। चलिए, पौधों को क्षेत्र, काल, विशेष वातावरण, जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सिंपल सी बात है कि अलग अलग वातावरण में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के वन होते हैं, है ना। जैसे हम लोग अपने ऊपर ही लेके देखिए, तो हम बिहार से हैं, तो बिहार में नॉर्मल जैसे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कभी अभी बरसात की मौसम है, कभी बारिश होगी। और यही आप चले जाइए राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान की तरफ आपको क्या मिलेगी? वहाँ तो टेम्परेचर हाई होता है। तो वही है कि जैसे वातावरण अलग होगा, तो जिस तरह से मनुष्य का रहन सहन अलग ढंग से होने लगता है वातावरण के बदलाव के अनुसार, उसी तरह से वातावरण के बदलाव के अनुसार पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है कि ये पौधे इस कैटेगरी के हैं, ये पौधे इस कैटेगरी के हैं। कैटेगरीज वाइज क्या किया जाता है? क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए, भौगोलिक दृष्टि से प्राकृतिक वनस्पति को पर्वत अथवा समतल क्षेत्रों में अलग किया जा सकता है ना। देखिए, फ्लोरा का अर्थ, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फ्लोरा का अर्थ होता है वनस्पति, जीवाश्म के रूप में ऐतिहासिक वनस्पति, यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है ना। ऐतिहासिक वनस्पति जीवन भी हो सकता है। अंत में वनस्पति को विशेष वातावरण के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। यही चीज मैं आप लोग को बता भी रही हूँ। एक होता है देसी वनस्पति, है ना। क्या होता है? देसी वनस्पति। एक क्षेत्र की देसी और स्थानीय वनस्पतियां, आइए देखते हैं कौन कौन सा है। कृषि और उद्यान वनस्पति, यानी कि जो मानव के द्वारा समझबूझकर उगाए गए पौधे। और देसी वनस्पति कौन सा हो जाएगा? एक क्षेत्र की देसी और स्थानीय वनस्पतियां। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, घास वनस्पति, ठीक है, यानी कि ग्रास प्लांट्स। चलिए, परंपरागत रूप से यह वर्गीकरण उन पौधों पर लागू होते हैं जो अवांछनीय माने जाते हैं और जिनका नियंत्रण या उन्मूलन करने का सुविचारित प्रयास किया जाता है। जैसे में आजकल क्या है, वनस्पति जीवन के वर्गीकरण की क्या है, अपेक्षा पदवी का इस्तेमाल अक्सर कम होता है। इसलिए इस वर्गीकरण में
3 विभिन्न प्रकार के पौधे शामिल हैं। एक होता है घास प्रजातियां, दूसरा हो गया तेजी से फैलने वाली प्रजातियां, जो कि घास भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और देसी एवं गैर घासीय प्रजाति जिनकी कृषि क्या है, अवांछनीय है, ठीक है। चलिए, कई देसी पौधे जिन्हें पहले बेकार माना जाता था वो अब जो है बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं, या जो पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि उन वनस्पतियों के बारे में पहले हमें ज्ञात नहीं था, तो उन पे अब साइंटिस्ट लोग जो हैं वो खोज किए हैं, तो ऐसा पाया गया है कि वो क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है और बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है बैक्टीरिया जो है जीवों को भी कभी कभी वनस्पतियों में शामिल कर लिया जाता है, और कभी कभी बैक्टीरिया को वनस्पति एवं संयंत्र वनस्पति शब्दों का उपयोग अलग अलग भी किया जाता है, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है ना। चलिए, नेक्स्ट है 1। हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो फेफड़ा का मुकाबला वन से किया जा रहा है, क्योंकि वन से अभी हम आप लोग को फर्स्ट लाइन में क्या बताए थे, ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, पिछले क्लास में बताए थे, याद है, कौन सा वायु बताइए, प्राण वायु कहा जाता है। ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, प्राण वायु कहा जाता है। इसीलिए हमारे बॉडी पार्ट्स में जितना महत्वपूर्ण हमारे फेफड़े का होता है, उसी प्रकार से वनों का भी उतना ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है ना। इसीलिए फेफड़ों का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, वनों से किया जा रहा है। अमेज़न जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, यानी कि लंग्स ऑफ द अर्थ। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जंगल को। कौन सा जंगल को, अमेज़न जंगल को, ठीक है। ये आप लोग का एग्जाम्स के व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, अर्थात सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है, यानी कि कोई विकार उत्पन्न होता है, तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर एक खाद्य श्रृंखला में कोई कमी पाई जाएगी तो वो दूसरे वनों को भी प्रभावित कर देगा, समझ रहे ना। चलिए, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ना, कितना सुंदर लग रहा है, आनंद ही आनंद है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है, यानी कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दे तो इसमें अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी बताई जस्ट। वन भूमि की सतह पर से 6 मानपतियों पर नन्हे कीटों, मिलीपीडों यानी कि सहस्त्रपादों, चीटों, चीटी हो जाएगा, और भृंगों की सेना भी रहती है। कुछ आसानी से देखे जा सकते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं, और ये जीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं। किसको किसको खाते हैं, मृत जीवों को और जंतु उत्तकों को खाते हैं, ठीक है। और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। चलिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं वन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? वन। मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व जो होते हैं मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं और वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है वनों को? वनों को हरे फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्योंकि यह जो है पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रकरण द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं और इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में भी सहायक होते हैं। वन जो होते हैं वो उसको ऑक्सीजन भी प्राप्त करवाते हैं। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि O2 और CO2 और CO2 के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, यानी कि उसको बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पर्याप्त करवाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। विश्व में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। किस पे करता है? टेम्परेचर, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। इन्हीं कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। मतलब टेम्परेचर और आर्द्रता जो होता है ना, उसी पे वनों की वृद्धि निर्भर करती है, मतलब कितना वृद्धि होगा और कैसे होगा। इस आधार पर विश्व के वनस्पति के मुख्य प्रकारों का निम्न 4 वर्गों में रखा जा सकता है। कितने वर्गों में रखा जा सकता है? 4 वर्गों में। देखिए, फर्स्ट है, वन जो है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, यानी कि जहाँ पे वर्षा अधिक होगी, जल की मात्रा उसको अधिक मात्रा में मिलेगी, तो वन क्या होंगे? अधिक विकसित होंगे। इस प्रकार वन जो है प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, घास स्थल जो है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। अगर बारिश कम होगी तो वनों को जल की मात्रा कम प्राप्त होगी, तो उनका विकास उनकी अपेक्षा, मतलब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग सेकेंड वाला का जो वृद्धि होगा वो कम होगा। ठीक है, और वो घास के मैदानों के नाम से जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, गुल्म कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कैंटिली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें जो होती है गहरी होती है और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की जो पत्तियां होती है कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है, यानी कि रेगिस्तानी एरियाज में पाए जाते हैं, मतलब कि राजस्थान के साइड पे। ठीक है, मरुस्थलीय। हाँ, टुंड्रा वनस्पति, यह जो है शीत ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है और टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होता है। क्या होता है? लाइकेन और क्या शामिल होता है? बताइए। मॉस। ठीक है, चलिए चारों टाइप्स बता दिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट है
ये चीज देख के आप लोग को कुछ याद आ रहा है? ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में भी मैं आप लोगों को बताई थी। बस बात ये है कि वहाँ पे मैं थोड़ा सा जितना पढ़ना था उतना बताई थी। यहाँ पे स्पेशली हम लोगों को वन के ही बारे में जानना है ना? तो चलिए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन का जो है फर्स्ट टाइप है, ठीक है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं और ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, मतलब कभी सूखा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती है और इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमेशा पत्तियाँ रहती ही रहती है। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन वेव अंदर तक नहीं पहुंच पाता है और आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कि हो गया रोसवुड, आवनोस, महोगनी आदि क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या है? पर्णपाती वन। ये क्या है ये देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो मानसूनी वन होते हैं, यानी कि ये मानसून पे डिपेंड होते हैं। जो भारत के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रखिएगा कि पर्णपाती वन जो होते हैं भारत के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि यहाँ पे क्लाइमेट जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं और जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल हो गया, सागवान हो गया, नीम, शीशम, ये सब क्या है? पर्णपाती वन के उदाहरण बन सकते हैं, ठीक है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन वनों में आमतौर पर क्या होते हैं? पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं वो कौन सा होते हैं? बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, गोल्डन लंगूर हो गया और बंदर हो गया। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि बंदर, लंगूर, कोई भी बाघ ये जो है पर्णपाती वन में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप है शीतोष्ण सदाबहार वन। क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन। चलिए शीतोष्ण सदाबहार वन जो होता है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका हो गया, दक्षिण चीन हो गया, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील हो गया। यहाँ सब ये सब में क्या पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये दिख रहा है क्या है? ये यही है सदाबहार वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये जो है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड ये और चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं।
यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ बाज, एस, बीच आदि। और यहाँ पे जानवरों की बात करें तो हिरन, लोमड़ी, भेड़िए और यहाँ के आम जानवर है। कौन कौन? हिरन, लोमड़ी, भेड़िए, ये सब क्या है यहाँ पे के आम जानवर है। कहाँ का? पर्णपाती वन का, शीतोष्ण पर्णपाती वन। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ये चीज भी याद में ध्यान में रखिएगा। एक हो गया फिजेंट और एक हो गया मोनाल। ठीक है, ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वन। क्या है? भूमध्य सागरीय वन वनस्पति। चलिए देखते हैं। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग जो है शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग इसी के बारे में पढ़ते आ रहे थे तीनों टाइप्स में। तो ये जो है आधे भाग उन्हीं सारे वनों से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं और यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है और यह अधिकतर यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ जो है भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। ठीक है, इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदुशीत ऋतुएं होती है और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर देखे हो, एक रस्सी में, रस्सी तो नहीं बोल सकते, अंजीर की लकड़ी होती है वो, उसने ना वो रोल किया होता है, यानी कि वो रोलिंग किया होता है। जैतून हो गया, अंगूर हो गया, जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और यहाँ वन्य जीवन कम है क्योंकि वहाँ पे कृषि करने के लिए भूमि को हटा दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? भूमध्य सागरीय वन। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। चलिए चलते हैं, घूम के आएंगे। हम लोग भी वहाँ पे जाके वनों का परीक्षण करेंगे कैसा है टेस्ट। चलिए नेक्स्ट है शंकुधारी वन। क्या है? शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वन को टैगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वन को? शंकुधारी वन को टैगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं और ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं और इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़ हो गया, देवदार हो गया, इंसान की जब मृत्यु हो जाती है ना तो लकड़ियों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, देवदार का आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ये सब बन सकता है कि भालू जो है कौन से वनों के अंतर्गत आएंगे, कौन से वन में पाए जाएंगे, तो शंकुधारी वन। ठीक है ना, देखिए यही है हमारा शंकुधारी वन। ठीक है, देखने से भी लग रहा है ना? चलिए
एक है हिमाच्छादित वन, शंकुधारी वन, हिमाच्छादित शंकुधारी वन। क्या है? भारत सरकार ने सन 1952 में वन संरक्षण नीति लागू किया था। तो ये यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वन संरक्षण नीति का लागू भारत सरकार ने किस वर्ष में किया था? तो क्या आंसर होगा? 1952। क्या होगा? 1952। और वन्य प्राणी अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था? 1972। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनता है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सन 1976 से 1979 यानी कि 1976 से 1979 के सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक हो गया फार्म वानिकी, एक हो गया शहरी वानिकी, और तीसरा हो गया ग्रामीण वानिकी। चलिए देखते हैं। देश का कुल वन आवरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का, यानी कि देश का कुल तो इतना है, बट देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 67%। कितना है? 67%। देश का वृक्ष आवरण क्या हो जाएगा? 95,027, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। जो भौगोलिक क्षेत्र का, ये भी क्या, देखिए इसका भी भौगोलिक क्षेत्र याद रखिएगा, 2.89%, ठीक है। चलिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तराखंड है। कहाँ है? उत्तराखंड है। ये चीज भी याद रखिएगा, उत्तराखंड के देहरादून में है। उत्तराखंड के देहरादून में है। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1981। कब हुई थी? 1981 में की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पंद्रहवीं वन रिपोर्ट 2017 के आधार पर भारत के 24.39% क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। क्या है? वन है। यह रिपोर्ट जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है। कौन निकालते हैं? पर्यावरण जलवायु मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है। भारत में 6 प्रकार के वन समूह हैं, जैसे आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन हो गया, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन हो गया, पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन हो गया, उप अल्पाइन वन हो गया, ठीक है ना। उप शीतोष्ण हो गया और शीतोष्ण, जिन्हें 16 मुख्य वन प्रकारों में उप विभाजित किया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो पूछना है। डाउट्स को अपने मन में नहीं रखना होता। डाउट्स क्लियर करने से माइंड ज़्यादा ओपन होता है। ओपनली आप फिर किसी से कुछ भी बात कर सकते हो, इसीलिए डाउट्स को मन में नहीं रखना, तो क्लियर कर लेना। पृथ्वी के 31% भूमि पर, कितना? 31% भूमि पर क्या है? वन है, ठीक है। पूछा जाता है ना कि कितने प्रतिशत वन पे वन पाया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 31%। और भारत में कुल पृथ्वी का कितना हो गया? 31, बट भारत में कितना है? 24% भूमि पर वन है। वनों से हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष लाभ स्वरूप हम वनों से इमारती काष्ठ, जलाऊ ईंधन, पशुओं के लिए चारा, गोंद, लाख, फल, जड़ी बूटियां आदि प्राप्त करते हैं। देखिए क्या है ना कि डायरेक्टली आप वनों का यूज कैसे कर सकते हैं? जितनी भी जड़ी बूटियां बनाई जाती है
वो जंगलों से ही तो, वनों से ही तो काट के कोई कोई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका मान्यता है उनसे छाल, उनका किसी के छाल से, किसी के पत्तियों से, किसी के तनों से, है ना, निकाल के उनको क्या किया जाता है, उनसे जड़ी बूटी बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता, लकड़ी के रूप में, जारन के रूप में, गाय जानवरों के लिए चारा के रूप में यूज करते हैं ना, जानवरों को चारा खिलाने के लिए वनों का भी यूज कर लेते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से वन वर्षा, बाढ़ की रोकथाम करते हैं, सुंदर अभ्यारण्य एवं आकर्षक पर्यटक स्थल देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली यूज हम थोड़ी ना करते हैं, इनडायरेक्टली यूज हो गया कि बाढ़ वगैरह आया और तो हमें क्या होती है, उससे सुरक्षा प्रदान होती है। आकर्षक पर्यटक स्थल यानी कि घूमने योग्य अच्छा सा दृश्य बनाते हैं। अभी हम आप लोगों को दिखाए थे ना, कितना सुंदर व्यू था। इस वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनडायरेक्टली हम उसको पर्यटक स्थलों के रूप में बड़े बड़े वृक्षों को लगा के अच्छा एक दृश्य दिखा सकते हैं, सुंदर व्यू दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ह्यूमस। ये गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। चलिए अपघटक, पादप और जंतुओं के मृत शरीर को, एक मिनट, मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। पादप और जंतुओं के मृत शरीर को जो परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हीं को हम लोग अपघटक कहते हैं। वन को हम हरे फेफड़े कहा जाता है, ये पीछे भी बताए थे। और पादप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाते हैं, यानी कि बैलेंस करके रखते हैं। यदि वह नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी जिससे कि पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। और भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा दिया गया है, ठीक है ना, बट एनसीईआरटी के व्यूज से 24%। चलिए नेक्स्ट है वनों की उपयोगिता, यूज भी है इसके, है ना। वो फायदा हो गया था कि डायरेक्टली कैसे फायदा है, इनडायरेक्टली कैसे फायदा है। अभी यूजेस देख लेते हैं कि क्या क्या यूज है। तो वन वायु को शुद्ध करते हैं, और जब वायु शुद्ध होगी तो हमें शुद्ध रूप से ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी। वन जो है वर्षा के जल बहाने की गति को कम करते हैं और इस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं, मतलब मृदा को क्षय होने से रोकते हैं। वन जल को वायुमंडल में पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं, वायुमंडल में, जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरकर भौम जल में वृद्धि करता है। मतलब वनों के द्वारा जलों को वायुमंडल में पहुंचाया जाता है और वायुमंडल से पुनः वो वर्षा के रूप में भूमि पर आता है। वन जो है मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा फर्नीचर, घर, नाव आदि बनाने के लिए किया जाता है। नाव पे सब लोग चढ़े होंगे, चढ़े हैं ना। देखते हैं कि उनका वो जो रॉ मटेरियल्स होता है उसमें क्या क्या होता है, वो ज़्यादातर लकड़ी का ही बना होता है। वन जो है वर्षा की मात्रा को नियंत्रित करके जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। लकड़ी से एसिटिक अम्ल, ग्लिसरीन और मेथिल अल्कोहल जैसे अनेक रसायन भी प्राप्त होते हैं। अभी मैं बताई आप लोगों को कि उससे जड़ी बूटी भी तैयार किए जाते हैं। तो अल्कोहल भी तो एक तरह से केमिकल ही है, रासायनिक पदार्थ ही तो है। तो वो सभी कोई कोई वन होते हैं जिससे वो प्राप्त किए जाते हैं। वन जो है विभिन्न प्रकार के जंतुओं तथा पौधों को आवास प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे वन हैं जो जंतुओं के लिए आवास स्थान हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वन जो है मनुष्य को लकड़ी, रबर, बांस, गोंद, लाख, दवाइयाँ, फल आदि पदार्थ प्रदान करते हैं। सहजन का पेड़ देखे हैं,
सहजन के पेड़ में एक लसलसा पदार्थ होता है, उससे क्या गम तैयार किया जाता है। ठीक है, उससे क्या तैयार किया जाता है? गोंद, गम तैयार किया जाता है, गोंद, उसी को गोंद कहते हैं। और रबर भी, कागज भी तैयार किया जाता है। ये सब सब क्या है? वन के फायदा है, वन से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वनों में जंतुओं तथा पेड़ पौधों के साथ परस्पर संबंध। मतलब कि जो वन होते हैं उनका पेड़ पौधों और जंतुओं के साथ किस प्रकार से संबंध होता है, यानी कि कनेक्शन होता है। आइए देखते हैं। जंतु भोजन तथा ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जंतु जो है वृक्षों को अपना आश्रय बना लेते हैं, जैसे घोंसले बनाना अथवा जंगलों में निवास करते हैं। आदिवासी लोग जो होते हैं ज़्यादातर वनों में ही देखे जाते हैं, और कोई कोई पक्षी भी होते हैं जो वहाँ पे वनों में घोंसला बना लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य, यानी कि मनहूस। मनुष्य का मतलब ही मनहूस, मतलब हम लोग जो है वो फर्नीचर के रूप में, घरों के रूप में आदि बनाने के लिए पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। पत्ते तथा शाखाएं भी असंख्य कीटों, सरीसृपों आदि के घर होते हैं। बहुत सारे जो होते हैं सरीसृप वनों में ही तो पाए जाते हैं, कीट भी होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। और हम लोग उसका यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? फर्नीचर को बनाने में, और घरों, बहुत सारे घर होते हैं ना, मतलब घूमने के कोई स्थान पे गए तो कहीं कहीं पे लकड़ी का बना हुआ होता है, वो सब क्या है? वनों का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वन जो है वृक्षों द्वारा सीधे ताप तथा वर्षा में रुकावट होती है, तथा जंतुओं को ये सुरक्षा प्राप्त करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्राप्त करती है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, अभी बताए, जड़ी बूटी हो गया, तो वो सब दवाई तो है, पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। क्या होती है? पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। रबर, गोंद, लकड़ी आदि भी वृक्षों से प्राप्त होते हैं। कपास यानी कि कॉटन, क्या है? कॉटन, तथा पटसन के रेशे भी पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जिससे रेशा, जूट होता है ना, उससे रेशा बनाया जाता है। पेड़ पौधे परागन के लिए जंतुओं जैसे कीटों पर निर्भर रहते हैं। जंतु जो है फलों तथा बीजों के छितराव में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जंतु जो है श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधे द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के दौरान बाहर निकालते हैं तो वो वन जो है वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में उसे हेल्प करते हैं, यूज करते हैं। जंतुओं के साथ पेड़ पौधे के मृत अवशेष यानी कि ह्यूमस निर्माण तथा पेड़ पौधों को खनिज उपलब्ध कराने में भी सहायता करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वनों का योगदान। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन, मतलब एक बैलेंस बना के रखने में वनों का किस प्रकार से योगदान होता है। हम सभी जानते हैं कि सभी जीव जंतु श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त करते हैं। आम सी बात है और आम मनुष्य को जानना भी चाहिए कि हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। इसमें ऑक्सीजन की विशाल मात्रा प्रयुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की विशाल मात्रा वायुमंडल में मुक्त होती है। मतलब एक विशाल मात्रा में प्राप्त होती है और एक वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वायु में ऑक्सीजन का अनुपात घटना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होना चाहिए पर होता नहीं है। वायु में इनका अनुपात लगभग स्थिर रहता है। देखिए यही है। ठीक है, चलिए।
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ठीक है, इसका कारण यह है कि वन में बहुत से पेड़ पौधे पाए जाते हैं और पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि पौधे स्वपोषी होते हैं, वो अपना पोषण के लिए भोजन खुद बनाते हैं और वायु में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और पौधे जो है श्वसन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं, लेकिन अपने द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अधिक ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पौधे जो है ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और यह ऑक्सीजन श्वसन में और जीवों द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। ठीक है, और इस प्रकार वनों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। मतलब कितने मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और कितने मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए हमारे वायुमंडल में, ये किस पे निर्भर करता है? वनों पर। किस पर? वनों पर। ठीक है, चलिए, ये था हमारा लास्ट पॉइंट, आज के क्लास का लास्ट पॉइंट था। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करती हूँ मैं कि आप लोगों को सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा, कुछ डाउट होगा मन में, तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा कि क्या अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा कि मतलब यहाँ पे कोई डाउट है, तो फिर आप लोग कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। मैं उन डाउट्स को क्लियर करूँगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, मैं जो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बताई हूँ उन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम्स के व्यू से क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, और अगर कोई डाउट्स हो तो उनको ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए और अच्छे से मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और अगर क्लास पसंद आई होगी तो आप लोग हमारे क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।